नए जोश, नए जुनून, नई उम्मीदों, नए हौसले और नए संकल्पों के साथ नए साल का आगाज। संसद टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। नए साल पर किसानों को तोहफा। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त की जारी। कहा, सरकार की प्राथमिकता जैविक और प्राकृतिक खेती। माता वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ मामले में जांच के आदेश। हादसे में 12 की मौत, कई जख्मी। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू। देश में ओमिक्रॉन के 1400 से ज्यादा मामले। अफगानिस्तान को भारत ने सौंपी कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक। नए साल के पहले दिन आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। दिसंबर में जीएसटी संग्रह 13% बढ़कर 1.29 लाख करोड़ रुपए के पार। 31 दिसंबर तक दाखिल किए गए 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न। और कोरोना के बीच नए साल का जश्न। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर तिरंगा लहराकर तो वाराणसी में मंत्रोच्चारण और गंगा आरती के साथ नव वर्ष का स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। साथ ही उन्होंने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए ये गर्व की बात है कि नए साल की शुरुआत अन्नदाताओं के सम्मान से हो रही है। उन्होंने कहा कि देशवासी की ताकत के बल पर देश में बदलाव हो रहा है। विकास को नई गति और नई ऊर्जा मिल रही है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। छोटे किसान इस राशि में से अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद रहे हैं, अच्छी खाद और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर 8% से अधिक है और रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। उन्होंने कहा कि देश ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जीएसटी संग्रह और निर्यात में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आज दुनिया में केमिकल फ्री अनाजों की भारी मांग है और काफी ऊंचे दाम पर इसके खरीदार तैयार है। इसमें लागत कम है और उत्पादन भी बेहतर रहता है, जिनसे अधिक लाभ सुनिश्चित होता है। केमिकल मुक्त होने से हमारी मिट्टी की सेहत, उपजाऊ शक्ति और खाने वालों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खाते में सीधे भेजी जाती है। अब तक
60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। और जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हैं। भगदड़ बीती रात करीब 2:30 बजे मंदिर के गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुआ। घायलों को माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। भगदड़ में जान गंवाने वाले के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्राइन बोर्ड घायलों के इलाज का खर्च वहन करेगा। Cross movement led to some collision. Maybe there was some argument also between some of them. But all those things would be looked into. Police is looking into that. I think it is more of a confusion, no one knowing what is happening and everybody running helter and skelter. That is what happens in the stampede actually, and that is what leads to the loss. मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक जताते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्रियों जितेंद्र सिंह और नित्यानंद राय से बात की है। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। भगदड़ की घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रधान सचिव गृह के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें एडीजीपी जम्मू और संभागीय आयुक्त जम्मू सदस्य के रूप में होंगे। घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह, एडीजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ये तीनों जांच करके रिपोर्ट देंगे। जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है, बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी डीजी साहब ने भी काफी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं। माता वैष्णो देवी भवन में हुई दुखद घटना पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने भी हादसे पर दुख जताया, घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के प्रति संवेदना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु पर दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। उन्होंने घायलों के उपचार के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। और इधर कोरोना महामारी के बीच देश में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से कोविड वैक्सीन लगवाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद से आज से 15 से 18 साल के बच्चों का पंजीकरण भी शुरू हो गया है। कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है, साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर के जरिए भी पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण के लिए स्कूल का पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक जिन बच्चों का जन्म साल 2007 से पहले हुआ है, उन सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चों को सोमवार से कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के परिजनों से अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश का भविष्य सुरक्षित है। नववर्ष के अवसर पर आज से बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। कोविन प्रणाली से नियत समय पर एहतियाती डोज लेने के पात्र लोगों के पास SMS भेजा जाएगा। ये डोज कोविन वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी। हालांकि बुजुर्गों को टीकाकरण से पहले अपनी बीमारी के बारे में जानकारी देनी होगी और उन्हें इस बारे में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना होगा। जनवरी में करीब 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र होंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 145 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 58,11,000 से अधिक टीके लगाए गए। और इसी बीच कोरोना वायरस के नए मामले में तेजी से इजाफा हुआ है। शुक्रवार को एक ही दिन में 22,775 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 6 अक्टूबर के बाद से सर्वाधिक है। गुरुवार के मुकाबले देश में कोरोना के मामलों में 36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही देश में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। कल सक्रिय मामले बढ़कर 1,04,781 हो गए हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों में संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में कम बनी हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में 8,949 लोग कोरोना से ठीक होने में सफल हुए, जिससे रिकवरी रेट 98.32% हो गया। वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 161 नए मामले सामने आने के बाद से इससे जुड़े मामलों की संख्या बढ़कर 1431 हो गई। इनमें से 488 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमण के सबसे अधिक 454, इसके बाद दिल्ली में 351, केरल में 118 और गुजरात में 115 मामले सामने आए हैं। और दुनिया भर में कोरोना की नई लहर के बीच भारत ने एक बार फिर संकटग्रस्त अफगानिस्तान की मदद की है। भारत ने नए साल के अवसर पर अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराई। सरकार की ओर से अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें सौंपी गई हैं। कोरोना वैक्सीन की ये खेप काबुल स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में सौंपी गई है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 1 मिलियन खुराकें दी जानी हैं। आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान को वैक्सीन की बची हुई 5 लाख खुराकों की आपूर्ति की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की पहली राजकीय यात्रा के दौरान कदमत और एनरोथ द्वीपों में 2 कला और विज्ञान महाविद्यालयों का उद्घाटन किया। दोनों महाविद्यालयों का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पेश पाठ्यक्रम द्वीप के छात्रों, विशेष रूप से छात्राओं की भौगोलिक बाधाओं को दूर करने और रोजगार क्षमता के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करेंगे। उन्होंने छात्रों के कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने द्वीप समूह के युवाओं को रोजगार परकता बढ़ाने के लिए कौशल विकास में और अधिक लघु पाठ्यक्रमों को आरंभ करने का सुझाव दिया। कदमत द्वीप पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लक्षद्वीप को प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के संगम का गौरव हासिल है। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का विकास राष्ट्र के विकास के लिए अहम है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। इसका मकसद देश और प्रदेश स्तर पर बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षिक प्रशासकों समेत सभी हितधारकों को अभियान में शामिल करना है। अभियान के तहत बच्चों में रचनात्मकता, विवेचनात्मकता, शब्दावली, मौखिक और लिखित रूप से अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित की जाएगी। इससे बच्चों को परिस्थितियों और वास्तविक जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद मिलेगी। बाल वाटिका के स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। यह अभियान 10 अप्रैल तक चलेगा।
और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. उठो, जागो, तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपको राष्ट्र निर्माण करना है तो सबसे आवश्यक है चरित्र निर्माण। उम्मीद ये है कि जैसा बीता साल गया कम से कम वैसा ना हो और कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक हो। स्किल्स पे, डेवलपमेंट पे काम करूंगी। कॉलेज पास आउट हो तो मैं जॉब्स को चूज करूं, जॉब मुझे चूज ना करे। When we started, it was very, very small. I mean, I'm talking about the 70s and early 80s. Now we are at almost 160 ships and 66 or 70 aircraft. Little more technology-driven Coast Guard. And secondly, the manpower, particularly the officer lot, I think the numbers need to be increased. The role of the Coast Guard is wide, from maritime security to counter-smuggling. They work 24/7 through the year, and though they operate and exercise with the Indian Navy, they never let their guard down. Watch our special presentations in The Defenders, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। नए साल के पहले दिन आज तिरुपति और श्री शैलम मंदिरों के पुजारियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें मंदिरों का प्रसाद प्रदान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग, कयाकिंग के लिए भी सुविधाएं होंगी। गुजरात में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर RT-PCR जांच केंद्र का जायजा लिया। उन्होंने जांच सहित अन्य जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहां 220 यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, 17 पंजीकरण काउंटर, 120 RT-PCR मशीनें सहित 8 सैंपलिंग बूथ हैं। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने वडोदरा में 14 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र में 10 मंत्री और 20 से अधिक विधायक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जांच में इन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से इजाफे से अन्य प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। झारखंड में कोविड मामलों में इजाफे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। इसमें उन्होंने राज्य में प्रतिदिन 1 लाख टेस्टिंग कराने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार हालात को देखते हुए पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने वेंटिलेटर और वार्डों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही नाइट कर्फ्यू के नाम पर किसी से दुर्व्यवहार नहीं करने की सलाह दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के 2,65,000 छात्रों को निःशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ किया। उत्तराखंड डिजिटल शिक्षा क्रांति के तहत छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 12,000 दिए जाएंगे।
अहमदाबाद में हेलीकॉप्टर जॉय राइड फिर से शुरू हो गई है। गुजरात के उड्डयन मंत्री पुणेश मोदी ने इसका शुभारंभ किया। सूरत स्थित विमानन कंपनी वेंचुरा एयर कनेक्ट ने आज से 4 अन्य शहरों के लिए इंट्रा स्टेट उड़ानें शुरू की हैं। महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया कोस्ट गार्ड के नए प्रमुख बन गए हैं। आज उन्होंने कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सभी श्रेणियों के तटरक्षक पोतों की कमान संभाली। हरियाणा के भिवानी में भूस्खलन से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। हादसे के वक्त कई गाड़ियां पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक पहाड़ भरभरा कर टूट पड़ा। करीब 10 से 15 गाड़ियों के ऊपर ये मलबा आ गिरा। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारत और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरे को मिठाइयां दी, साथ ही नए साल की शुभकामनाएं दी। जीएसटी संग्रह दिसंबर 2021 में इससे पिछले साल के समान महीने की तुलना में 13% बढ़कर 1.29 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। दिसंबर 2021 में लगातार छठे महीने सरकार का जीएसटी राजस्व 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। 2021 में सकल जीएसटी संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी का हिस्सा 22,578 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी का हिस्सा 28,658 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी का हिस्सा 69,155 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा इसमें 9,389 करोड़ रुपए का उपकर भी शामिल है। मंत्रालय के मुताबिक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ कर चोरी रोकने के उपायों, विशेष रूप से जाली बिल जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से जीएसटी राजस्व बढ़ाने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर को समाप्त समय सीमा तक नए ई रिटर्न दाखिल करने के पोर्टल के जरिए करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न जमा किए गए। इनमें से 46.11 लाख रिटर्न आखिरी तारीख यानी कि 31 दिसंबर को दाखिल किए गए। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस साल भी आयकर रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया था और इसकी तुलना में आकलन वर्ष 2020-21 के लिए विस्तारित तारीख 10 जनवरी 2021 तक 5.95 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे। 10 जनवरी 2021 को आखिरी दिन 31.05 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। फ्रांस में नव वर्ष के पहले दिन यानी कि आज से अधिकांश फलों और सब्जियों की प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक नया कानून लागू हुआ है। ये प्रतिबंध मैक्रों सरकार की तरफ से शुरू किए गए एक बहुवर्षीय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके द्वारा कई उद्योगों में प्लास्टिक के उपयोग को धीरे धीरे कम किया जाएगा। इससे 2040 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने की फ्रांस की प्रतिबद्धता का पता चलता है। ग्लासगो में हाल ही में COP26 सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं का पालन करने के उद्देश्य से कई दूसरे यूरोपीय देशों ने भी इस तरह के प्रतिबंधों की घोषणा की है। और नए साल 2022 की शुरुआत हो गई है। पूरी दुनिया जश्न में डूबी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी है। पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है। हालांकि कोरोना ने एक बार फिर से नए साल के जश्न को फीका कर दिया है। लोगों ने घरों में रहकर नए साल 2022 का स्वागत किया, लेकिन सेना ने जिस तरीके से देशवासियों को नए साल की बधाई दी, उसको देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर हाथ में तिरंगा लेकर देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। नए साल के स्वागत में जगह जगह आतिशबाजियां हुई तो जश्न का माहौल भी रहा।
भगवान शिव की नगरी काशी में नए साल का स्वागत मंत्रोच्चारण और अस्सी घाट पर सुबह मां गंगा की आरती के साथ हुआ। हालांकि रात्रि कर्फ्यू के कारण रात के आयोजनों पर पाबंदी रही। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की भस्म आरती के साथ नए साल की शुरुआत की गई। और इन तमाम खबरों के साथ ही फिलहाल इतना ही। नए साल के स्वागत में जहां इंसानों ने अपने तरीके से आयोजन किए, वहीं परिंदों ने भी नए साल के पहली किरण का स्वागत अनोखे अंदाज में किया। आप इन तस्वीरों को देखिए और एक बार फिर से संसद टीवी की पूरी टीम की ओर से सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। नमस्कार। हमें